नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिक टू एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग फिर एक नए सेशन के साथ एसएससी जीडी जीएस का जो सेशन आज हम लोगों का जो रहेगा वह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। एसएससी जीडी जो जीएस का पोर्शन रहेगा उसके दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाला है। दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने सेशन के तरफ। हमारे सेशन का जो पहला क्वेश्चन रहेगा वह पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य भारत में रबर की खेती, भारत में जो रबर की खेती है, रबर की खेती के लिए फेमस है। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो रबर की खेती के लिए फेमस है? आपका ऑप्शन है कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल। 4 ऑप्शन है। तो जो रबर की खेती के लिए भारत में जो फेमस जो स्टेट है वह दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी, केरल। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केरल जो है रबर की खेती के लिए क्या है? फेमस है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जो अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से पूंजी का संग्रहण नामक पुस्तक का लेखक कौन है? यही स्टैंडर्ड आपके एसएससी जीडी में रहने वाला है। दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है कि पूंजी का संग्रहण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपका इस प्रकार है। पहला है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, दूसरा है एडम स्मिथ, तीसरा है लॉर्ड किन्स और चौथा है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है। तो ये 4 ऑप्शन में से जो पहला ऑप्शन श्रीमती जॉन रॉबिन्स है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी कि पूंजी का संग्रहण नामक पुस्तक की जो लेखिका हैं वह है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS-1A कहाँ से छोड़ा गया था, किस जगह से छोड़ा गया था? ऑप्शन आपका इस प्रकार है। अहमदाबाद है, बी है श्रीहरिकोटा, सी है तिरुवनंतपुरम और डी है बेंगलुरु। तो 4 ऑप्शन है। जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर बी श्रीहरिकोटा यहीं से छोड़ा गया था। IRNSS-1A यह जो उपग्रह है वह छोड़ा गया था श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे चलने से पहले यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। क्वेश्चन है चीनी यात्री इत सिंह डैश 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 में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। जो चीनी यात्री था इत सिंह, वह किस जगह पे ठहर के संस्कृत जो है सीखा था? ऑप्शन आपका इस प्रकार है। पाटलिपुत्र है, नालंदा है, ताम्रलिप्ति है या फिर बोधगया है। तो दोस्तों, जो चीनी यात्री, अभी हम चीनी यात्री की बात करें तो भारत में जो चीनी यात्री आए थे, कुल चीनी यात्री 3 आए थे। फायहान पहले आए थे, वेनसांग दूसरे नंबर पे आए थे और जो सबसे बाद में आए थे चीनी यात्री वो थे इत सिंह। तो यह जो है ताम्रलिप्ति एक जगह, एक प्लेस है, वहीं पे ठहर करके ये क्या सीखे थे? संस्कृत को सीखे थे। कौन? इत सिंह। अगला क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है तो क्वेश्चन बहुत आसान लेकिन बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है दोस्तों। ब्रह्म समाज या फिर आर्य समाज, ये जितने भी समाज हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मल है लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं।
ऑप्शन दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक है या फिर राजा राम मोहन राय है। तो जो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक है दोस्तों वह हैं राजा राम मोहन राय, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब जो समाज है ब्रह्म समाज है, इसको ट्रिक से याद रखिए। हमने यहाँ पे लिखा ब्रह्म समाज, तो जो ब्रह्म समाज का ट्रिक होगा दोस्तों हम ऐसे याद रख सकते हैं, ब्रह्म समाज, जो इसका ट्रिक बनेगा वह क्या हो जाएगा, ब्रह्मा राय। क्या हो जाएगा, ब्रह्मा राय। ब्रह्मा से हो जाएगा ब्रह्म समाज और राय से हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। जैसे दयानंद सरस्वती किसके संस्थापक हैं, किस समाज के, तो वह है आर्य समाज के। वह है किसके, आर्य समाज के। तो इसको कैसे याद रखें, इसको कैसे याद रखें, इसका भी ट्रिक समझिएगा। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं द आर्य, द से हो जाएगा दयानंद सरस्वती और आर्य से हो जाएगा आर्य समाज। इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। क्वेश्चन कर रहा है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। ऑप्शन इस प्रकार है, अकबर है, जहांगीर है, हुमायूं है और औरंगजेब है। तो जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था उस समय भारत का जो मुगल बादशाह था वह हुआ करता था अकबर, वह हुआ करता था अकबर। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था सन 1600 ईस्वी में हुआ था और उस समय जो भारत का शासक हुआ करता था, सम्राट हुआ करता था, वह अकबर था। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। भारत में उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में वृद्धि करने की जो शक्ति है वह किसमें निहित है। ऑप्शन आपका इस प्रकार है, पहला है राष्ट्रपति है, दूसरा संसद है, तीसरा CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, या फिर चौथा है, जो चौथा ऑप्शन है विधि आयोग द्वारा। तो जो जजों में वृद्धि करने की जो शक्ति होती है, न्यायाधीशों में जो वृद्धि करने की शक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट में, वो दोस्तों वह होती है संसद में। वह किसमें होती है, संसद में। संसद ही जो है निर्णय करेगा कि हाँ इसमें कितना वृद्धि करना है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो शक्ति विद्यमान होती है दोस्तों वह किसमें होती है, संसद में होती है। चलिए कुछ और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है कि गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज को स्थापित किसके द्वारा, किस देश के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझिएगा। गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज को स्थापित किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका इस प्रकार है, दक्षिण अफ्रीका है, पुर्तगाल है, ब्रिटेन है या फिर अमेरिका है। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर बी जो पुर्तगाल है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा जलीय विलयन पाया जाता है। सिरका में कौन सा जलीय विलयन पाया जाता है। ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है साइट्रिक अम्ल, तीसरा है एसिटिक अम्ल, चौथा है ऑक्जैलिक अम्ल। 4 ऑप्शन है। तो जो सिरका में जो तत्व पाया जाता है, जो विलयन पाया जाता है जलीय विलयन, वह है दोस्तों एसिटिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे की बात करें, जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों यदि यह वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को एक तो लाइक बनता है, एक लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को शेयर करिए। और जो लोग इस हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारा चैनल
सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि हमारे द्वारा आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले पहुंचेगा। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में बोअर, दक्षिण अफ्रीका में जो बोअर है यह किसे कहा जाता है? तो वहाँ के मूल निवासियों को, ऑप्शन है, या फिर फ्रांस के लोगों को, या ब्रिटिशर को, ब्रिटिश के लोगों को, या फिर डच को। तो जो बोअर कहा जाता है दोस्तों साउथ अफ्रीका में, वह कहा जाता है डच के लोगों को। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया, किस जेल में उनको भेजा गया? कब? 1908 में बीजे तिलक, बाल गंगाधर बीजे तिलक, बाल गंगाधर तिलक को बंदी बना करके कहाँ की जेल में भेजा गया था? ऑप्शन है, मांडले जेल में, दिल्ली की जेल में, सिंगापुर की जेल में, या फिर अंडमान निकोबार की जेल में। तो दोस्तों जो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी को 1908 की घटना के उपरांत उनको बंदी बनाकर भेजा गया था, वह मांडले जेल में भेजा गया था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ऑप्शन है, अरामाइक, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये जो है तीनों क्या हैं? लिपि हैं। लेकिन हम भारत की बात करें, यह तीनों लिपि पाई गई हैं। लेकिन यदि स्पेशली आज के डेट में बात करें, भारत में बात करें, तो सबसे जो अधिकांश जो है लिपि जो खुदी पाई गई है वह दोस्तों है ब्राह्मी लिपि में। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा लिपि की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन है, पुरातात्विक खुदाई, या फिर शिलालेख, या फिर मुहरों पर अंकित लेख, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो प्रमुख स्रोत है हड़प्पा लिपि का वह है मुहरों पर अंकित लेख। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो हड़प्पा की लिपि थी दोस्तों वह अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए क्या है, वह अपठनीय लिपि है। वह लिपि है बेस्त्रोफेदन लिपि है। वह क्या है? बेस्त्रोफेदन लिपि। एक बार समझ लीजिए, एक बार उसको कैसे लिखा जाता है, हड़प्पा लिपि कैसे लिखा गया है। एक बार इधर से लिखने के बाद ऐसे, फिर इसके बाद अब इधर से ऐसे लिखा जाता है, यानी कि एक बार इधर से, फिर एक बार इधर से, फिर एक बार इधर से, फिर एक बार, इस तरीके से वह लिखा गया है हड़प्पा जो सभ्यता में जो लिपि पाई गई है। इसी को दोस्तों बोलते हैं बेस्त्रोफेदन लिपि। इसी को बोलते हैं बेस्त्रोफेदन लिपि। चूंकि यह पढ़ा नहीं गया है, अभी तक इस पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त हुआ है इस लिपि को, इसलिए इसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, कहाँ पे रखते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल में इसको हम रखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पेंशन योजना में, राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के लिए अधिकतम कितनी आयु होनी चाहिए? जो राष्ट्रीय पेंशन योजना जो संबंधित है वह कितने वर्ष के लोग उसमें अपना रजिस्ट्रेशन, उसमें अपना पंजीकरण करा सकते हैं? ऑप्शन इस प्रकार है, 65 ईयर्स, 70 ईयर्स, 62 ईयर्स, या फिर 60 ईयर्स। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा 65 ईयर्स, 65 वर्ष। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है, गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? गंगा की कौन सी सहायक नदी जो है वह उत्तर की ओर बहती है? ऑप्शन है कोसी, घाघरा, गंडक या फिर सोन। तो जो उत्तर की ओर जो बहती है वह नदी है सोन, और उत्तर से बहते हुए जाकर के वह गंगा में मिल जाती है। उत्तर से बहने वाली नदियाँ, दक्षिण से बहने वाली नदियाँ, कोसी जो है दक्षिण से बहती, माने कि दक्षिण की तरफ बहती है, सोन जो है उत्तर की तरफ बहती है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोन। अगला क्वेश्चन है, भारत में डैश को आमतौर पर ज्वारीय वन, क्या है? ज्वारीय वन, ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। माने किसे भारत में आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है शुष्क भूमि, ये बड़ा सा रहेगा दोस्तों, शुष्क भूमि, दूसरा है झीलों को, तीसरा है पर्वतीय जंगलों को, या फिर रेगिस्तानी जंगलों को। तो जो भारत में ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, झीलों को। झीलों को आमतौर पे भारत में ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसे तोता ए हिंद, तोता ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया है? यानी तोता ए हिंद की उपाधि किस राइटर को, किस लेखक को दिया गया है? ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी है, उतबी है, अमीर खुसरो है, या फिर अलब रूनी है। तो तोता ए हिंद की उपाधि से जिसको नवाजा गया है वह अमीर खुसरो है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों यदि यह वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को एक बार तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्न में से संविधान के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन है भाग 4, भाग 2, भाग 1 या फिर भाग 3। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों वह संविधान के भाग 4 में स्थित है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों संविधान के भाग से रिलेटेड जो वीडियो है वह ऑलरेडी जो है हमारे इस चैनल पे उपलब्ध है और ट्रिक के साथ उसको बताया गया है। यह अभी तक आप लोग विजिट नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर विजिट करें और ट्रिक से संविधान के भाग को याद करें। अगला क्वेश्चन है, बेसबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन है 5 खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी या फिर 9 खिलाड़ी। तो दोस्तों जो बेसबॉल है और जो खो खो है, एक खो खो खेल है और एक बेसबॉल खेल है, इन दोनों खेलों में प्रत्येक पक्ष में जो खिलाड़ी होता है दोस्तों उन खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। उन खिलाड़ियों की संख्या क्या कितनी होती है? 9 होती हैं। यानी प्रत्येक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं। इसका ट्रिक भी आप लोग समझ सकते हैं। इसका ट्रिक बनेगा, यदि हम ट्रिक से बात करें तो अपना बेस न खोना, समझिएगा, अपना बेस न खोना। इसमें ट्रिक कैसे है? बेस से हो जाएगा दोस्तों बेसबॉल, और 9 को कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो 9 की जो है 9 का प्रोनाउंसिएशन निकलेगा। तो अपना बेस 9 खोना, यानी कि खोना से खो खो हो जाएगा। तो बेसबॉल खो खो दोनों में कितने खिलाड़ी होंगे? 9। अपना बेस न खोना या फिर 9 खोना, याद रख सकते हैं। इस प्रकार से जो बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में जो खिलाड़ी होते हैं उनकी संख्या होती है 9। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? यानी कौन सा देश है जो सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? ऑप्शन है ब्राजील, चीन, फ्रांस या फिर रसिया। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चाइना या चीन जो है इसका सही आंसर होगा। सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का जो निर्माण किया है वह चाइना ने किया है।
दोस्तों इस सेशन का ये अंतिम प्रश्न रहेगा, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है, किस कारण हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं? क्वेश्चन है दोस्तों, किस कारण हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं? ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन, दूसरा प्रकाश का ध्रुवण, तीसरा प्रकाश का परावर्तन और चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था और इसका आंसर आप लोगों को देना है। यह सेशन, यह वीडियो कैसी लगी दोस्तों? यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ जो लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। धन्यवाद।